नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। जैसा कि आपको पता है, हम वैल्यूएशन चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट है वैल्यूएशन का। अभी तक हम इन सभी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन क्या होता है, ईयर्स परचेज एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इन 3 टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये हमारी डेली लाइफ में भी कई बार यूज़ होती हैं, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी इससे। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कुछ मेरे दोस्त इसके बारे में जानते भी होंगे। ये होती है, इट इज़ डिफाइंड एज ए लॉस इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू वियर एंड टियर, स्ट्रक्चरल डेटेरियोरेशन एंड एब्सोलेंस। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, तो कुछ समय बाद उसमें टूट फूट होना स्टार्ट हो जाती है जो कि रिपेयर मांगता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में कुछ कमी आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है वो एब्सोल्यूट हो जाता है, यानी कि वो आउटडेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेप्रिसिएशन होती हैं आपकी प्रॉपर्टी में। ठीक है, द यूजफुलनेस ऑफ प्रॉपर्टी ग्रेजुअली डिक्रीजेज, तो उसकी जो यूजफुलनेस आपकी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे कम होती रहती है ड्यू टू इट्स एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। एनुअल डेप्रिसिएशन इज द टर्म यूज टू डिनोट द ग्रेजुअल एनुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होता है, पूरे साल में आपकी प्रॉपर्टी कितनी डेप्रिसिएट हुई, उसकी वैल्यू में कितनी कमी हुई, तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है एनुअली। ठीक है, अब मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, ये मोस्टली यूज़ होता है आपकी न्यूमेरिकल्स में। फिर है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, फिर है सिंकिंग फंड मेथड एंड क्वांटिटी सर्विंग मेथड। इन चारों टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। इट इज़ सिंपल एंड ईजी मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। सबसे सिंपल और इजी तरीका है ये किसी भी स्ट्रक्चर की डेप्रिसिएशन वैल्यू पता करने का। इसका फॉर्मूला है हमारा ये, D इजकल टू C माइनस एस डिवाइड बाई एन। D इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन ईयरली, ठीक है, सालाना ये डेप्रिसिएशन है। N है लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इन ईयर्स, N की वैल्यू है लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इन ईयर्स। ओके, C है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड S है स्क्रैप वैल्यू which is usually assumed as 10% of the original cost of the structure। ठीक है, जिसको हम यूजुअली 10% मान के चलते हैं जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसका। ठीक है, द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड विद फर्स्ट क्लास स्पेसिफिकेशंस इज अज्यूम्ड एज 100 years and for structure constructed with second class specifications is taken as 75 to 80 years। तो इसमें ये बताया गया है, अगर आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है तो उसकी लाइफ 100 ईयर 100 साल उसकी लाइफ मानी जाती है। जबकि अगर सेकंड क्लास स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसकी लाइफ 75 टू 80 ईयर मानी जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, यानी कि आपने कोई घर बनवाया है या कोई बिल्डिंग बनवाई है, उसकी सपोज करते हैं हम वैल्यू है, आप अपने पूरे कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट आपकी आई है वो है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आई हमारी ओरिजिनल कॉस्ट, सी की वैल्यू है 10 लाख। अब स्क्रैप वैल्यू होती है 10%। ठीक है, जैसे ही आपकी लाइफ कंप्लीट होती है आपके स्ट्रक्चर की, आपकी बिल्डिंग की, तो 10% होती है उसकी कबाड़ की वैल्यू। ठीक है, जो भी उसमें यूज़फुल चीज़ निकाल सकते हैं कबाड़ी उसमें निकाल लेते हैं और वो 10% हम अज्यूम करके चलते हैं। तो 10 लाख का 10% हमारा कितना हुआ, 1 लाख। ओके, 1 लाख। अब
ये हमने मान लिया, और हमने माना 50 साल उसकी एज है स्ट्रक्चर की, तो 50 से हमने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डिवाइड ये कितना आया, 9 लाख डिवाइड बाई 50, 9 लाख डिवाइड बाई 50, तो डेप्रिसिएशन हमारा आया 5 1 और ये आया हमारा 4, यहाँ पे हासिल क्या, ये 1,18,000। तो 18,000 जो हमारी आई वैल्यू है डेप्रिसिएशन, यानी कि हर साल 18,000 रुपये हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती रहती है। ठीक है, तो ये होती है सिंपल मेथड, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, इजी है, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। दिस मेथड अज्यूम दैट द प्रॉपर्टी लूज इट्स वैल्यू बाय ए कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ इट्स ईयर बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। इसमें माना जाता है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो हर साल एक फिक्स परसेंटेज जो है उससे कम होती जाएगी, डेप्रिसिएट होती जाएगी। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने का हमारा ये फॉर्मूला है, d इजिकल टू 1 माइनस एस डिवाइड बाई सी की पावर 1 बाई एन। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है। d हमारा डेप्रिसिएशन, n है लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इन ईयर्स, c हमारा है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड s है स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, इन सभी की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो आपकी d की वैल्यू आपकी आ जाएगी। हर साल आपकी वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है कितनी कम होगी वो आ जाएगी डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड आपने पहले भी पढ़ा है, तो उसी पे बेस होता है ये सिंकिंग फंड। दिस मेथड अज्यूम्स दैट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू द एनुअल सिंकिंग फंड प्लस इंटरेस्ट ऑन द फंड फॉर दैट ईयर विच इज सपोज टू बी इन्वेस्टेड इन द इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। तो इसमें क्या माना गया है, जो हम सिंकिंग फंड इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट लगता है तो उसको जब ऐड करते हैं सिंकिंग फंड से हर साल का, तो वो जो हमारा इकट्ठा होगा तो वो एक टाइप का हमारा होगा डेप्रिसिएशन, जब हम उसको हर साल पे डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे ए एस हमने माना एनुअल सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जो एनुअल सिंकिंग फंड हम जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो एनुअल सिंकिंग फंड हमारा है एएस। ठीक है, फिर है बी सी डी एट्सेट्रा, जो भी है वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन द सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड पे जो इंटरेस्ट आता है सालाना वो हमारा है बी डी सी, जो भी है। ठीक है, फिर है सी ओरिजिनल कॉस्ट, जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है बिल्डिंग की, तो वो है हमारा सी। अब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये टेबल से आप देखिए, एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल जब कंप्लीट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, तो डेप्रिसिएशन उसमें कितना होता है फर्स्ट ईयर में ए एस। जो भी आपका एनुअल सिंकिंग फंड है तो वो सेम रहेगा, टोटल डेप्रिसिएशन एक साल का आपका आएगा ए एस। ठीक है, बुक वैल्यू उसकी कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर माइनस इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, ये है हमारा फर्स्ट ईयर की बुक वैल्यू। ठीक है, एक साल बाद हमारी बुक वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, जो भी से आपका सिंकिंग फंड है उसमें से आप कॉस्ट में से आपको वो माइनस करना है तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही जब सेकंड ईयर की बात करते हैं तो उसमें भी आपका सिंकिंग फंड और एक साल का जो आपका इंटरेस्ट है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका सेकंड ईयर का। ठीक है, अब टोटल कितना हुआ, फर्स्ट ईयर का तो ये था एनुअल सिंकिंग फंड, दूसरे साल का ये है सिंकिंग फंड और इसका इंटरेस्ट भी है। ठीक है, तो हमने इसको ऐड किया, दो हमारे सिंकिंग फंड की इंस्टॉलमेंट और एक इसमें इंटरेस्ट।
हमने जब टोटल किया तो टोटल कॉस्ट में से 2AS और B हमने माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू हमारी बचेगी वो होगी बुक वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही थर्ड ईयर का जब हमने कैलकुलेट किया तो सिंकिंग फंड और C यानी कि थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट बनता है वो कैसे, यानी कि इसका इंटरेस्ट B, इसका इंटरेस्ट C और A एज इट इज़। तो हमने इन तीनों को जब ऐड किया तो 3 हमारे AS और B प्लस C जो हमारे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये हमने इकट्ठा करके टोटल कॉस्ट में से माइनस किया तो हमारी वैल्यू आई बुक वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर। 3 साल बाद हमारी जो बुक वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, ऐसे ही जब फोर्थ ईयर की बात है तो सिंकिंग फंड और फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 4 हमारे 4 साल का इकट्ठा जब करेंगे तो 4 हमारे इंस्टॉलमेंट और 3 साल का हमारा इंटरेस्ट। तो इसको हम जब टोटल कॉस्ट में से माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी बुक वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा सिंकिंग फंड मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अब आता है लास्ट मेथड टू फाइंड क्वांटिटी सर्वेइंग मेथड। क्वांटिटी सर्वेइंग मेथड से हम डेप्रिसिएशन कैसे पता करते हैं, ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी सर्वेयर आता है, यानी कि आप वहाँ पे जाते हैं, मान लीजिए आप एक सिविल इंजीनियर कंप्लीट हो चुके और आपको क्वांटिटी सर्वेइंग की अच्छी नॉलेज है, तो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा और आप वहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी कम हुई है। आप उसको अच्छे से चेक करेंगे, आपकी जो भी स्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ है वो डैमेज या मेंटेनेंस की उसको ज़रूरत है या नहीं है, वियर टियर उस पर कितना हुआ है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी मार्केट के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब उसको कैलकुलेट करेंगे और डेप्रिसिएशन कितना हुआ वो आप उसको बताएंगे। ठीक है, जैसे ये प्रॉपर्टी है वो इसमें जाके कोई भी क्वांटिटी सर्वेयर देखेगा कि इसकी वैल्यू क्या और कितनी डेप्रिसिएट होती है, कितना इसमें टूट फूट हुई है, वियर टियर हुआ है, उसकी मेंटेनेंस की कितनी ज़रूरत है, एब्सोलेंस इसमें कितना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करके बताता है कि इसमें इतना डेप्रिसिएट हुआ है। तो ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ईयर्स परचेज, YP। ईयर्स परचेज क्या होता है, इट इज़ ए न्यूमेरिकल फिगर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय नेट इनकम फॉर्म द प्रॉपर्टी डिटरमाइन इट्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये कैपिटलाइज्ड जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की उसको पता करने के लिए हम ईयर्स परचेज का यूज़ करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल फिगर होती है। ठीक है, हमें जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वो आपको मैक्सिमम कितना रिटर्न वापस दे सकती है, यानी कि कितना वो पैसा आपको बना के देती है आपकी प्रॉपर्टी, तो वो एक टाइप से वो होती है आपकी कैपिटलाइज वैल्यू। तो उसको कैलकुलेट करने का ये ईयर्स परचेज उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। जैसे फर्स्ट ये है हमारा ईयर्स परचेज 100 डिवाइड बाई आई इसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डेसिमल्स में लिखना है। और YC इसमें क्या है, ये देखिए ये है YC। ये सेकंड मेथड है, जब सिंकिंग फंड इसमें अलाउ किया जाता है तो YC होता है सिंकिंग फंड कोफिशिएंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। YC है सिंकिंग फंड कोफिशिएंट। YP ईयर्स परचेज हमारा होगा 1 डिवाइड बाई आई प्लस YC। आई प्लस YC, आई हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट और YC हमारा सिंकिंग फंड कोफिशिएंट। ओके, इसकी हम कैसे यूज़ करेंगे आगे एक न्यूमेरिकल में अच्छे से मैं समझाऊंगा। अब आता है कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये एक अमाउंट, एक सम है जो कि आपकी प्रॉपर्टी आपको रिटर्न करती है, देती है सालाना। ठीक है, तो उसको कैपिटलाइज वैल्यू बोलती है, जिसमें हम मैक्सिमम इंटरेस्ट ऐड करके इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी whose annual interest at highest prevailing rate of interest will be equal to the net income from the property। तो प्रॉपर्टी से जो भी आपको नेट इनकम हो रही है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। आइए अब न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझते हैं क्या होता है कैपिटलाइज वैल्यू एंड ईयर्स परचेज। एग्जाम्पल है इसमें एक, ए बिल्डिंग फैचेज ए ग्रोस रेंट
एक बिल्डिंग है जिससे हम पर मंथ रेंट ले रहे हैं 600 रुपीज़, ठीक है, 600 रुपये हमें मिल रहे हैं पर मंथ एक बिल्डिंग से। कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें पता करनी है। इफ़ प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़, अगर प्रेजेंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% है एंड द लाइफ इज़ 50 ईयर, उस प्रॉपर्टी की लाइफ 50 ईयर्स है। नेगलेक्ट आउट गोइंग, इसमें आउट गोइंग को नेगलेक्ट किया गया है। आउट गोइंग क्या होती है, जितना भी आपका प्रॉपर्टी पे म्यूनसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सेट्रा जितने भी टैक्सेस उस पर लगते हैं, जो भी आपको पेड करने होते हैं, यानी कि कुछ इनकम रेंट से आ रही है बट आपको भी कुछ पे करना हो रहा है, तो वो आपको माइनस करना होता है आपकी नेट इनकम में से, ठीक है। तो हमने अभी फ़िलहाल उसमें आउट गोइंग इसमें ऐड नहीं किया है। तो सिंपल ग्रोस रेंट पर एनम, तो पूरे साल का हमारा रेंट कितना इकट्ठा हुआ, 12 × 600, तो 7200 रुपीज़ हमारे आए सालाना। हमें रेंट की जो मनी है हमारे पास आ रहा है, 7200 रुपये हम कमा रहे हैं अपनी बिल्डिंग से, ठीक है। अब ईयर्स परचेज का फॉर्मूला था 100 डिवाइड बाई आई, 100 डिवाइड बाई 6 जब हमने किया तो वैल्यू आई 16.67, ये आई हमारी YP। अब कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, ईयर्स परचेज जो हमने अभी निकाला है ये इनटू इनकम पर ईयर, इनकम जो हमने पर ईयर कमा रहे हैं बिल्डिंग से वो है हमारा 7200। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई हमारी ये 1,20,024 रुपये, ठीक है। तो ये आई हमारी कैपिटलाइज वैल्यू। अब आगे देखते हैं, इन केस ऑफ सिंकिंग फंड अलाउंस इज टू बी अकाउंटेड, अगर सिंकिंग फंड का अलाउंस उसमें कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, ग्रोस रेंट तो हमें पता है 12 × 600, 7200 रुपये आ रहा है, 7200 रुपये हम कमा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी से। ईयर्स परचेज जब सिंकिंग फंड हम इंक्लूड करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, 1/i + YC। तो YC की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, I की वैल्यू हमें पता है 6%, तो YC की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I हमारा है जो कि 0.06 डेसिमल में, 1 + 0.06, 50 हमारा है N और -1, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है ये 0.0034। तो YC की वैल्यू हमारे पास है, I की वैल्यू हमारे पास है, हमने दोनों को पुट किया अपने फॉर्मूला में, और YP की वैल्यू हमारी है, ईयर्स परचेज हमारा आया 15.77, ठीक है। तो ईयर्स परचेज हमारे पास है और नेट इनकम हमारे पास है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 1,13,544 रुपये। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। ईयर्स परचेज का कंसेप्ट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा इस न्यूमेरिकल से, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है न्यूमेरिकल में या किसी टर्म में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर बताइए मुझे, शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। सब्सक्राइब तो आप कर चुके होंगे, मुझे पूरी आशा है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।